गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने देखा था बच्चों लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस देखा था। आपको याद होगा हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखा था। उसमें हमने कल देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। क्या था भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? सिंपल था कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन whatever the mass of the reactant that is exactly same with the mass of the product. मतलब mass is neither gain nor loss in the formation of any reaction or you can say any product. ठीक है, अगर किसी रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट फॉर्म होता है ना तो मास कभी लॉस नहीं होता। मास इज गेन, मतलब क्या होगा वहां पे? मास ना तो लॉस होगा ना तो गेन होगा। समझ लीजिए उस बात को ना। क्या था वो? mass is neither gain nor loss in the process of the formation of the reactant to product. Whatever the mass of the reactant, that is exactly same with the mass of the product. हमने देखा था mass of the reactant equal to the mass of the product। कल हमने पहला लॉ देखा था, क्या था आपका? वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था आपका। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा लॉ देखा था, वो क्या था? लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। क्या था वो? लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन और यू कैन से लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन। क्या था वो? लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन था। क्या था उसके अंदर? whenever the element combine they combine in their fixed ratio by volume or by mass। you can say जब कभी भी कोई एलिमेंट कंबाइन होंगे आपस में तो उनके जो प्रोपोर्शन होंगे ना वो एक फिक्स रेशियो में होंगे बाय देयर मासेस। दैट्स वेरी सिंपल। हमने देखा था, चाहे आप नेचर से ले लो चाहे आप उसको लैब में सिंथेसाइज कर लो। एग्जांपल देखी थी हमने क्यूबिक ऑक्साइड की, राइट। और इस लॉ की वैलिडिटी को डिफरेंट कंपाउंड से वैलिडेट भी किया गया, मतलब जहां पे कंफर्म किया गया कि हाँ वाकई में ऐसा ही होता है। आएगा समझ में? आज हम बात करते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट लॉ है, दैट इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। राइट, व्हाट इज दिस? लॉ ऑफ multiple proportion, law of multiple proportion. This law is given by the John Dalton in 1803। किसने दिया इस लॉ को? इस लॉ को दिया गया जॉन डाल्टन के जरिए। कब दिया गया बच्चों? 1803। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट इसकी स्टेटमेंट है। ठीक है, क्या था देखिए, बहुत वेरी सिंपल थी। whenever the two elements combine to form, whenever the one element or more than one element, you can say whenever the two elements and more than two elements combine to form a more than one compounds, right? देखिए बात समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जब कभी भी दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होके एक से ज्यादा कंपाउंड देंगे, राइट। मानो कि आपके पास ए है, राइट, और आपके पास क्या है बच्चों? बी। ये ए और बी है, ठीक है। अब ए और बी कंबाइन होंगे तो दो तरीके से कंबाइन होंगे, ठीक है। एक तो मिल जाएगा आपको ए बी, क्या मिल जाएगा आपको? ए बी। लेकिन ए और बी आप जब कंबाइन हो गए ना तो अब आपको मिल रहा है यहाँ पे क्या? ए बी टू मिल रहा है आपको। क्या मिल रहा है आपको? मैं यहाँ पे आपको ए बी टू मिल रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या बोला हुआ है? whenever the two element and more than two element combine to give the more than one compound, then the mass of the element B, right, the mass of the element B that combine with the mass of the element A are always in a fixed ratio by the whole number, are always in a fixed ratio by the whole number। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, मैं एक बार लिख दूंगा आप लोगों के लिए, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इट्स वेरी सिंपल। आपकी बुक में बिल्कुल जैसा कि वैसा लिखा हुआ है, लेकिन आप उसको वर्ड में समझेंगे तो आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा बच्चों, राइट। आपकी बुक में उसमें लिखा हुआ है कि whenever the two element and more than two element combine to form a more than one compound, then mass of the element B that combine with the fixed mass of the element E are always in a small or always in a
रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर, फिक्स रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर की रेशियो में होता है। इट्स वेरी सिंपल स्टेटमेंट, राइट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको बात समझ में आएगी, है ना। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको डायरेक्टली इसको लिख के दिखाता ना, बहुत सिंपल है। Whenever two element A and B combine to form a more than two compounds, मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। Whenever two elements A and B combine to form more than two compounds, राइट। क्या करेंगे, मोर देन दो कंपाउंड, ये कंपाउंड है, एक से ज्यादा कंपाउंड लेंगे, मोर देन वन कंपाउंड देखो, या मोर देन वन बोल दीजिए इसको आप, ठीक है। मोर देन वन कंपाउंड, राइट, दैट्स वेरी सिंपल, मोर देन वन कंपाउंड। द मास ऑफ द एलिमेंट बी दैट कंबाइन विद द गिवन मास ऑफ द एलिमेंट ए। अब यहां से स्टेटमेंट चालू देखो ना, क्या बोला उसने, द मास ऑफ एलिमेंट बी that combines with given mass of element A, है ना। The mass of element B that combined with the given mass of the element A, right, are always in a ratio of small whole number। अब यहाँ पे आ देखे ना, are always in a ratio of small whole number। अब ये बड़े काम की बात है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ से बड़ी काम की बात है ना। और ऑलवेज इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, ये बड़े काम की बात है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। एकदम सिंपल बात थी कि अगर दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होके एक से ज्यादा कंपाउंड देंगे, तो उस समय ये बी है, राइट, ये बी है, तो इसका मास, द मास ऑफ द एलिमेंट बी दैट कंबाइन विद द गिवन मास ऑफ द एलिमेंट ए और ऑलवेज इन अ रेशियो ऑफ द स्मॉल होल नंबर। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं, डोंट वरी। अब देखिए एग्जांपल देखिए ना, अगर आपको हाइड्रोजन गैस, राइट, हाइड्रोजन की बात करते हैं, फिलहाल हम फोकस करते हैं हाइड्रोजन है आपके पास। अब ये जब कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ में, तो हाइड्रोजन है और क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन है ना। हम दोनों की बात करते हैं, ठीक है। एक है हाइड्रोजन एलिमेंट और एक क्या है, ऑक्सीजन एलिमेंट है। वन इज हाइड्रोजन, वन इज ऑक्सीजन। अब देखिए, अब ये दो एलिमेंट हो गए, इसको आप ए बोल दो, इसको आप बी बोल दो, राइट। तो मैं इसको बोल देता हूँ ए, इसको बोल देता हूँ मैं बी, उल्टा भी कर सकते हैं आप, दोनों ये आपकी चॉइस है, ठीक है। अब देखिए हो क्या है, अब अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं, ठीक है, तो अगर मैं H2 ले लूं और यहाँ ले लूं एक ऑक्सीजन, राइट, ये जैसे आपको बताने के लिए बच्चों ना, तो यहाँ आपको मिल जाएगा H2O, क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, H2O मिल जाएगा, राइट। अब अगर मैं यहीं पे इस चीज को चेंज कर दूं, H2+O2 ले लूं यहाँ पे, तो यहां मिल जाएगा आपको क्या, H2O2, क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, H2O। तो बात क्या है भाई आपकी, जब दो एलिमेंट कंबाइन होके मोर देन वन कंपाउंड देंगे, है ना, देन द मास ऑफ द एलिमेंट बी दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ द एलिमेंट ए, इसका मास फिक्स है, देखिए 2H है, यहाँ भी 2H है, बस यहाँ एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे दो ऑक्सीजन हो गए, राइट। द मास ऑफ द एलिमेंट बी दैट कंबाइन विद द गिवन मास ऑफ द एलिमेंट ए आर ऑलवेज इन अ रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर। कैसे आपको दिखाता, कैसे एग्जांपल देखिए ना, ये है H2, तो इसका आपका हो गया 2, इट इज 2 ग्राम, राइट। और ये हो गया आपका ऑक्सीजन होता है 16 ग्राम। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है भाई, 16 होता है। एटॉमिक नंबर होता है उसका 8, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है उसका 16 होता है। अब इससे मिलेगा आपको क्या, 18 मिला आपको, है ना, 16 2 18 हो गया आपके, ठीक है। चलिए हम उसकी बात नहीं करते। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, ये फिर से 2 ग्राम, यहाँ क्या है, दिस इज 32 ग्राम, क्या है ये
32 ग्राम है। अब यहाँ पे जो भी मिल गया देख लेगा उसको, है ना, ये हो गया 16 दुए 32, है ना, 32 और 2 कितना हो गया 34 हो गया। ठीक है, इसकी बात नहीं करते, हम फोकस यहाँ करेंगे। क्या बोला उसने, द मास ऑफ द एलिमेंट बी दैट कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ द एलिमेंट ए और ऑलवेज इन अ स्मॉल होल नंबर। मतलब क्या हो गया भाई, देखिए तो 16/32 क्या हो जाएगा भाई, देखिए 16 दुए, मतलब क्या हो गया, ये क्या है इसका वो नंबर 1:2 के फॉर्म, 1:2 क्या है 2 के फॉर्म। मतलब यहाँ पे 1 फॉर्म में यूज हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है 2 फॉर्म में यूज हो रही है। दैट इज कॉल्ड स्मॉल होल नंबर रेशियो। दैट्स वेरी सिंपल, यही है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, दैट इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया 16 की 16, 16 में क्या हो गया 32 हो गया, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या हो गया 2, तो स्मॉल होल नंबर रेशियो क्या हो गया इसका 1:2 हो गया। आप आगे जाके प्रोसीड कर सकते हैं, अगर आप एग्जांपल ले लेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड की या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, है ना, इफ यू विल टेक एग्जांपल ऑफ द N+O it use a nitric oxide, right, and if you will take the example of the N+O2 it use the nitrogen dioxide NO2। अब यहाँ पे भी आप रेशो निकाल सकते हैं, है ना, यहाँ पे भी आप रेशो निकाल सकते हैं। द मास ऑफ द एलिमेंट B that combine with the fixed mass of the element A are always in a small whole number ratio, or always in a ratio of the small whole number। That's very simple। देखिए यहाँ पे क्या था बच्चों, ये था यहाँ पे 16 ग्राम, राइट, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 32 ग्राम, इसका होता है 14, इसका होता है कितना 14, एटॉमिक मास नंबर नाइट्रोजन का कितना है 14 है ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए फिर से वही बात हो गई, फिर से रेशो क्या आ जाएगा 1:2 का रेशो फिर से आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो ये होता है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, दैट्स वेरी सिंपल, राइट, बस यही है आपका। अब आप जाके ये सारे एग्जांपल अपने आप खुद से चेक कर लीजिएगा। CO, है ना, जब C+O कंबाइन हो गए तो आपको मिलेगा CO, बड़ी CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और जब C+O2 कंबाइन हो गए ना तब मिलेगा आपको CO2। एक बार चेकआउट करना, आप अपने खुद से चेकआउट करना आप लोग कि क्या यहाँ पे स्मॉल होल नंबर रेशियो फॉलो होता है क्या, है ना। ये मास ऑफ एलिमेंट B है, ये मास ऑफ एलिमेंट क्या है आपका A है, तो जब B कंबाइन होगा फिक्स मास ऑफ एलिमेंट A के, उस समय उनका क्या होगा, दे आर ऑलवेज इन अ रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर। ये याद रखिए आप बस। आप चेकआउट कर सकते हैं C+O CO के साथ में, C+O2 CO2 के साथ में, SO2 SO3 भी चेकआउट कर सकते हैं आप लोग। यू कैन चेकआउट फ्रॉम SO2 एंड SO3। जब ऐसा देखिएगा CO CO2 में क्या आता है मालूम आपको 1:2 का रिलेशन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे 2:3 आएगा रिलेशन। एक बार चेकआउट करना आप लोग, आई बात समझ में। ये हो गया आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, दैट्स वेरी सिंपल। अब इसके बाद एक लॉ और देखते हैं हम लोग, है ना, दैट इज कॉल्ड एज अ गै-लुसाक्स लॉ ऑफ द कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ द गैसेस। ये दो लॉ आज हम लोग देख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कल के चैप्टर में बात करेंगे एक 5वां लॉ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, फिर वहीं से हम आगे प्रोसीड करेंगे। व्हाट इज मीन बाय मोल, व्हाट इज मीन बाय मॉलिक्यूलर वेट, व्हाट इज मीन बाय मॉलिक्यूलर मास, है ना, क्या क्या सारी चीजें होती है वो सारी चीजें हम देखेंगे बाद में, है ना। आई बात समझ में। ये हो गया आपका तीसरा लॉ, ठीक है। अब हम बात करते हैं चौथे लॉ की, जो कि इसी के जैसा कनेक्शन है उसका भी, है ना, सेम इसी के जैसा कनेक्शन है उसका, मतलब बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने यहाँ पे एलिमेंट की बात की, वैसे आपको वहां पे गैसेस की बात करनी पड़ेगी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज द गै-लुसाक्स लॉ ऑफ, राइट, दैट इज फोर्थ लॉ इज नथिंग बट द गै-लुसाक्स लॉ ऑफ combining volume of gases, combining volume of gases, combining volume of gases। It's very simple। जैसे अभी आपने क्या देखा बच्चों, अभी आपने देखा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या कहता था आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि जब दो एलिमेंट कंबाइन होंगे और एक से ज्यादा कंपाउंड लेंगे तो द मास होगा एलिमेंट बी का, जो रिएक्शन करेगा फिक्स मास ऑफ एलिमेंट ए के, वो हमेशा क्या होगा, दे आर ऑलवेज इन अ रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर। द सेम इज ट्रू फॉर द गै-लुसाक्स लॉ। But the गै-लुसाक्स लॉ says that if the gases are produced, if the gases are produced or combined, अगर गैसेस किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है या गैसेस कंबाइन होती है
दे आर ऑलवेज कंबाइंड इन देयर फिक्स रेशो। वो भी हमेशा क्या करती है, अपने फिक्स रेशो में ही कंबाइन होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना। अब इसको अगर आप समझेंगे तो उसने भी वही बोला हुआ है ना, सीधी सी बात है वहां पे, द गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो है ना। आपकी बुक की वर्डिंग बता रहा हूँ आपको मैं, when the gases combine or when they produce in a chemical reaction, they do so the same that is happening in the law of multiple proportion है ना, जहाँ पे हो रहा था that they do so combine in a simple ratio। वो भी क्या करते हैं, एक सिंपल रेशियो में कंबाइन हो जाते हैं, that is called as a Gay-Lussac law। मैं आपको इसके एग्जांपल दे देता, आपकी बुक में उसने एग्जांपल दिया हुआ है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है ना। उसने यहाँ पे दिया हुआ है एग्जांपल, उसने दिया हुआ है हाइड्रोजन की एग्जांपल लिया उसने हाइड्रोजन की, और यहाँ उसने एग्जांपल लिया है ऑक्सीजन, ठीक है। और इससे फॉर्म हो रहा है वाटर। अब देखिए गैसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हाइड्रोजन भी कैसे फॉर्म में है भाई, गैस के फॉर्म में है, राइट। हाइड्रोजन कैसे फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है। ऑक्सीजन भी कैसे फॉर्म में है भाई, गैस के फॉर्म में। तो वाटर वेपर भी क्या होगा, गैस के फॉर्म में, मतलब क्या होगा, वाटर वेपर होगा, ठीक है। अब अगर आप इसको कंबाइन करते हैं, हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2, राइट, तो आपको क्या मिलने वाला है, H2O मिलने वाला है। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे H2 है ना, और यहाँ लिख देता हूँ O। हालांकि ऐसा लिखना नीचे, लेकिन आपको समझाने के लिए लिखा हुआ ना। बाद में आपको यहाँ मिलेगा क्या, H2O इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर है ना, गैस के फॉर्म में। देखिए अब यहाँ पे उसने आपकी बुक में बोला हुआ है कि दिस इज 100 ml, दैट इज कॉल्ड अ 2 वॉल्यूम, राइट। और ये है आपका 50 ml, क्या है आपका ये 50 ml, दैट इज कॉल्ड एज अ 1 वॉल्यूम। इससे आपको मिल क्या है बच्चों, इससे आपको मिल रहा है यहाँ पे 100 ml। क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे 100 ml मिल रहा है आपको, इससे आपको मिल रहा है 100 ml। और कितना वॉल्यूम है भाई आपका, ये है आपका ओनली 2 वॉल्यूम, इट गिव्स द 2 वॉल्यूम। यहाँ पे आपको मिलेगा 2 वॉल्यूम। अब इसको बैलेंस करेंगे कभी आप लोग, तो इसको बैलेंस करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ना O2 हो जाएगा, ट्वाइस O2, और यहाँ पे लगा दीजिए 4H2 है ना, या तो ट्वाइस H2 लगा दीजिए यहाँ पे, तो इसको बोल देंगे आप क्या, ये हो जाएगा आपका ट्वाइस H2O, ये कुछ ऐसा हो जाएगा आपका है ना। मतलब इसको आप ऐसा बैलेंस करेंगे, ये हो जाएगा आपका ट्वाइस H2O, ऐसा मिल जाएगा है ना। ठीक है, 2 को 4 हो गया, अब ये 2 ऑक्सीजन वैसे की बैलेंस हो गई। इसको ऐसा लिख सकते हैं, मतलब 2 वॉल्यूम कंबाइंड विद द 1 वॉल्यूम टू यूज द 2 वॉल्यूम। अब सेम ही मतलब क्या हो गया, रेशो क्या हो गया यहाँ पे भाई आपका, यहाँ पे 2:1:2 का रेशो हो गया यहाँ पे। मतलब ये भी क्या होते हैं, एक फिक्स रेशो में ही कंबाइन होते हैं है ना। दैट्स वेरी सिंपल, कि जिस तरह से एलिमेंट कंबाइन हो गए थे आपके, उसी तरह गैसेस भी क्या करती है, एक फिक्स स्मॉल होल नंबर रेशो में ही कंबाइन होती है। दैट इज कॉल्ड एज द Gay-Lussac लॉ ऑफ द कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ द गैसेस। दैट्स वेरी सिंपल, ये कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है बच्चों। अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो देखिए, आप एक एग्जांपल और लेता हूँ आपको में, आपने देखा होगा ये रिएक्शन N2 + 3H2, N2 + 3H2, इससे क्या मिल रहा था आपको बच्चों, इससे मिल रहा था आपको ट्वाइस NH3। अब देखिए ये क्या है, ये 1 वॉल्यूम है, ये कितना वॉल्यूम है आपका 3 वॉल्यूम है, तो इससे मिल क्या रहा आपको 2 वॉल्यूम मिल रहा आपको है ना। तो यहाँ पे एक फिक्स स्मॉल रेशो हो गया बच्चों, 1:2 3:2 क्या हो गया, ये 2 हो गया, दैट इज कॉल्ड 1:2 3:2। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखिए बच्चों, कि वॉल्यूम्स आर नॉट एडिटिव क्वांटिटी, वॉल्यूम्स आर नॉट एडिटिव क्वांटिटी। आप ये कभी मत सोचना कि 2 ये था 1 ये था तो यहाँ पे 3 मिलना चाहिए, नो, नॉट एट ऑल, राइट। 1 ये है और 3 ये है, यहाँ पे आपको 4 मिलना चाहिए, नॉट पॉसिबल, नेवर पॉसिबल, बिकॉज वॉल्यूम्स आर नॉट एडिटिव प्रॉपर्टी। वो एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है बच्चों, राइट। किसी वक्त आपको बताऊंगा व्हाट इज एडिटिव प्रॉपर्टीज एंड ऑल, ठीक है। तो ये याद रखिए आपको, दैट इज कॉल्ड एज अ Gay-Lussac लॉ ऑफ द कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ द गैसेस। ये 2 इंपॉर्टेंट लॉ थे आप लोगों के, राइट, जो हमने आज देखा। अब इसके बाद हम डायरेक्ट अवोगाड्रोस लॉ पे जाएंगे, ठीक है। फिर बाकी उसके आगे हम कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, और अगर पॉसिबल हो तो इन चारों लॉ पे जो हमने देखा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और जो यू कैन से लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अभी देखा हम लोगों ने, और बाद में क्या देखा, Gay-Lussac लॉ ऑफ द कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ द गैसेस। इफ पॉसिबल, तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इनके कुछ न्यूमेरिकल्स इसके बाद वाले पीरियड में आप लोगों को सॉल्व करूँगा, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर।
In the upcoming lecture, we will see the fifth law and we will proceed further. Thank you very much.